everyone. In today's video, we are going to cover class 10th topic analytical paragraph which comes under writing section. So student, analytical paragraph which CBSE has introduced in this session only, which is 2020-21. So let us see what is analytical paragraph. Analytical paragraph is something we write after analyzing particular thing. Let me tell you the definition what exactly it is. An analytical paragraph is a form of descriptive writing which is written on the basis of a given chart, graph, data, clues, tables, etc. एक एनालिटिकल पैराग्राफ क्या है, मतलब मीन्स यू हैव टू डिस्क्राइब समथिंग. इट इज़ अ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग. यू आर डिस्क्राइबिंग समथिंग और what you are going to describe a given chart, graph, data, clues, tables. कोई आपको टेबल दे दी गई है, कोई चार्ट दे दिया गया है जिसे आप फर्स्टली एनालाइज कर रहे हैं. उस चार्ट में क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है एंड अकॉर्डिंग टू दैट आफ्टर एनालाइजिंग दैट चार्ट यू start describing the things. That exactly is analytical paragraph. So देखिए इसका क्या क्या हमें लिखते टाइम हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है और क्या क्या इसका फॉर्मेट है देखते हैं. सबसे पहले हमें जो चीज़ें ध्यान रखनी है वो ये है कि इट शुड बी ब्रीफ एंड कॉम्प्रिहेंसिव. इट शुड इंक्लूड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन. छोटा लिखना है बिकॉज आपके एग्ज़ाम में ये 5 मार्क्स का आएगा. कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए लेकिन कंप्लीट डिटेल भी होनी चाहिए, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो जो चार्ट में या क्वेश्चन में गिवन है. इट शुड स्टेट द फैक्ट्स दैट आर प्रोवाइडेड बाय चार्ट्स. जो भी चार्ट्स मैंने अभी आपको जो बताया है उसमें फैक्ट्स दिए गए हैं वो सब उस पैरा में आपको राइट करने हैं. इट इज़ अप्रोप्रिएट टू यूज़ द सेम टेंस थ्रू आउट द एनालिटिकल पैराग्राफ. ध्यान रखना है आपको कि पूरे पैराग्राफ में आपको सेम टेंस, अगर आप बात कर रहे हैं पास्ट की तो मेक श्योर यू आर यूजिंग पास्ट टेंस इन होल पैराग्राफ. एंड इफ़ यू आर यूजिंग प्रेजेंट देन मेक श्योर यू आर यूजिंग द सेम टेंस इन द होल पैराग्राफ. नो पर्सनल ऑब्जर्वेशन और रिस्पॉन्स शुड बी प्रोवाइडेड. कोई पर्सनल अपनी तरफ से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन या कोई रिस्पॉन्स ऐड करने की ज़रूरत नहीं है. वट एवर इज़ गिवन यू जस्ट राइट द सेम थिंग एंड ट्राई टू यूज़ पैसिव फॉर्म ऑफ वर्ब. ओके, देखते हैं अब इसका फॉर्मेट क्या है. फॉर्मेट एनालिटिकल पैराग्राफ का स्टूडेंट यू हैव टू राइट इन 3 पैरास. जो भी आपका क्वेश्चन गिवन होगा उसके आपको जब आप राइटिंग स्टार्ट करेंगे इसको राइट करना तो 3 पैराज में आपको ये डिवाइड करना है. द फर्स्ट वन वुड बी इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन आपके क्वेश्चन में गिवन ही होगा. मीन्स आपको जो चार्ट दिया होगा वो आपको वो लिखना है इंट्रोडक्शन में फर्स्ट पैरा में कि क्या है सब्जेक्ट, ये चार्ट किसके ऊपर बेस्ड है. और ज़्यादातर ये चीज़ जो है आपके क्वेश्चन में गिवन होती है. तो एक्सप्लेन इन 1 or 2 लाइन्स द सब्जेक्ट ऑफ द ग्राफ गिवन. अब आ जाता है कंटेंट. जो बॉडी ऑफ द ग्राफ है सेकेंड पार्ट हमारा, उसमें हमें डिटेल में लिखना है ग्राफ इज़ एग्जैक्टली अबाउट व्हाट. फिगर्स जो दे रखी हैं उनको एक्सप्लेन करना है. किस तरह से ग्राफ अप डाउन हो रहा है, क्या उसका ट्रेंड है, कब अप जा रहा है कब डाउन जा रहा है, क्या क्या आप उसमें कंपैरिजन कर सकते हैं और मतलब एक दूसरे से चीज़ें कैसे ऑपोजिट हैं या कभी बहुत हाइट पे जा रहा है कभी बहुत नीचे है. तो वो सारी चीज़ें जो है आपको सेकेंड पैरा में राइट करनी है. एंड द थर्ड पैरा वुड बी कॉन्क्लूजन. कॉन्क्लूजन इज़ आपको ओवरऑल बताना है, समरी बतानी है ग्राफ की क्या होती है. ओके, सो अभी आपको मैंने बताया एनालिटिकल पैराग्राफ देयर आर 3 पैराज. द फर्स्ट वन इज़ इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में इट इज़ वेरी इजी टू राइट द इंट्रोडक्शन बिकॉज ये आपके क्वेश्चन में गिवन होगा. सो क्वाइट ईजी. आपको जस्ट क्वेश्चन में से वही 2 लाइनें एज इट इज़ इसमें लिख लेनी है कि जो चार्ट है वो किस बारे में दिया गया है. पैराग्राफ राइटिंग जब आप सेकंड पैरा राइट करेंगे थोड़ा सा आपको उसमें दिमाग लगाना है कि ग्राफ किस बारे में दिया गया उसे एक्सप्लेन करेंगे. उसमें जो जो फिगर्स दे रखे हैं मतलब कैसे ग्राफ ट्रेंड्स मतलब है कि कैसे वो अप जा रहा है देन डाउन जा रहा है, वो सब चीज़ें आपको राइट करनी है. फिर उसका कंपेयर करना है कि हाँ इस टाइम पे ऐसा था और इस टाइम पे डाउन हो रहा है. और मतलब कंट्रास्ट दिखाना है कि वेदर दे वर गोइंग अलॉन्ग विद और अप डाउन्स जो है बहुत ज़्यादा हाई और डाउन हो रहे हैं, वो सब चीज़ें लिखनी है. कंक्लूजन इज़ वेरी इजी. समरी बता देनी है पूरे पैराग्राफ की.
देखते हैं इसमें मैंने आप लोगों के लिए स्टार्टिंग देखिए कैसे करेंगे हम। इजी हो जाएगा अगर आप ये चीज़ें क्योंकि फर्स्ट टाइम लिख रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप सबके लिए ये न्यू है, इवन हम लोगों के लिए भी नहीं न्यू चीज़ है। तो कैसे हमें इंट्रोडक्शन स्टार्ट करना है, अपना फर्स्ट पैरा राइट कैसे करना है। तो फर्स्ट पैरा राइट कर सकते हैं हम, जैसे कोई चार्ट दे रखे हैं तो हम लिख सकते हैं द चार्ट गिवन अबाउट डिस्क्राइब्स, फिर उसके बाद जो है क्वेश्चन में जो लाइंस दे रखी होगी आप वो लिख सकते हैं। कोई टेबल दे रखी है तो आप लिख सकते हैं द टेबल सजेस्ट्स, द लाइन ग्राफ शोज, द डेटा गिवन प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन अबाउट, फिर उसके बाद आप सब्जेक्ट राइट कर सकते हैं। कोई पाई चार्ट दे रखे है तो पाई चार्ट इलस्ट्रेट करता है, बताता है हमें इस चीज़ के बारे में। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे द चार्ट सजेस्टर्स, द चार्ट शोज अबाउट, फिर आप शुरू कर सकते हैं द डेटा गिवन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन। जो भी इनमें से आप मतलब कुछ भी यूज़ कर सकते हैं अपने फर्स्ट पैरा में, जो कि इंट्रोडक्शन पैराग्राफ होगा, आपका इंट्रोडक्टरी होगा। इसके बाद आपका आता है डिस्क्राइबिंग क्वांटिटीज़। डिस्क्राइबिंग क्वांटिटीज़ मीन्स अगर मान लो कोई परसेंटेज दे रखी है, ओके, तो आप परसेंटेज में कैसे राइट करेंगे पैरा को। तो आप सीधा लिख सकते हैं 50% ऑफ 1/3, 50% ऑफ दिस, या फिर 1/3 ऑफ दिस, नियरली 1/4 ऑफ, मतलब आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल हाउ यू कैन यूज, दीज आर जस्ट फ्रेजेज विच यू कैन यूज इन योर पैराग्राफ। तो सेकेंड पैरा में जब हमें कहीं पर परसेंटेज दे रखी है या कुछ दे रखा है इस तरह का, तो आप क्या क्या टर्म्स यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए आपकी ये वोकेबलरी है, जैसे 50 ऑलमोस्ट 60% या ऑलमोस्ट 40%, मेजॉरिटी में ऐसा दे रखा है, ऑन एन एवरेज इतना दे रखा है, ट्वाइस एज मच मतलब जितना दे रखा है उससे डबल हो गया है, ऑलमोस्ट इक्वल टू द हाईएस्ट। अगर कहीं पर दोनों चीज़ें मतलब सेम आ रही है, हाईएस्ट है तो लिख सकते हैं ऑलमोस्ट इक्वल टू द हाईएस्ट, अगर लोएस्ट है तो ऑलमोस्ट इक्वल टू द लोएस्ट, ऑलमोस्ट इक्वल टू द, फिर आप कोई भी पहले वाली जो डेटा दे रखा है उसके साथ आप ऐड कर सकते हैं इस लाइन को। अब आपको ट्रेंड्स कैसे बताना है। ट्रेंड देखिए वो तो था कि कहीं पर कोई परसेंटेज का इशू दे रखा है, कोई डेटा दे रखा है जिसमें परसेंटेज दे रखी है, ठीक है। लेकिन अगर आपको नॉर्मली जो यूजुअली हम यूज़ करते हैं 90% हम इस तरह से यूज़ करते हैं, जिसमें आपको एक ट्रेंड दे रखा है। ट्रेंड मतलब जो ग्राफ है वो दिखा रहा है कि वो कब ऊपर जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है, फिर ऊपर है या इक्वल जा रहा है, वो सब चीज़ें दे रखी हैं। तो उसको जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर ग्रोथ हो रही है लगातार कंटिन्यू ईयर्स में तो हम लिख सकते हैं पैटर्न ऑफ ग्रोथ। एकदम से अगर डबल हो रहा है तो हम लिख सकते हैं रैपिडली डबल। अगर बहुत ज़्यादा हाइट हो जाता है डबल से भी तो हम लिख सकते हैं रैपिडली हाई। स्काई रॉकेटिंग मतलब बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा है। स्ट्राइकिंग इंक्रीज भी बहुत तेज़ी से इंक्रीज होता जा रहा है। और पीक्ड मतलब किसी ग्राफ में आपको दे रखा है एक टाइम में जब सबसे ज़्यादा वो काम हुआ है तो हम उसको पीक पे लिख सकते हैं कि अपने पीक लेवल पे आ गया था। फिर डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, मतलब नीचे की तरफ ग्राफ आना शुरू हो रहा है। प्लुमेटेड होता है वही नीचे की तरफ ग्राफ जो है गिरता जा रहा है। ये आपको डिफरेंट वोकेबलरी दे रही हूँ सो दैट यू कैन यूज़ इट एंड राइट इट वेल। क्योंकि फर्स्ट टाइम आप लोग राइट कर रहे हैं एनालिटिकल पैराग्राफ, आप लोगों को मतलब वर्ड्स कैसे क्या राइट करने हैं, तो दीज आर जस्ट वर्ड्स एंड फ्रेजेस विच आई एम शेयरिंग विद यू सो दैट यू कैन यूज दीज टर्म्स इन योर राइटिंग पैराग्राफ एंड इट वुड बी बेटर, ओके। स्टार्टिंग टू राइज मतलब फिर से बढ़ना शुरू हो गया है, स्टार्टिंग टू फॉल फॉल होना शुरू हो गया, ड्रॉप डाउन स्लाइटली। तो इस तरह के टर्म्स आप यूज़ कर सकते हैं अपने पैराग्राफ को शो करने के लिए, अपने पैराग्राफ को डिस्क्राइब करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए। अब अगर हमें रिलेशनशिप दिखाना है कि कैसे कंट्रास्ट क्या है तो हम दिखा सकते हैं रिलेशनशिप बिटवीन, मतलब दो चीज़ों के बारे में आप बता रहे हो। सिमिलरली इस साल भी ऐसा ही हो रहा है या ऐसा हुआ, ये चीज़ें कर सकते हैं। इन कंट्रास्ट विद कंपैरिजन कर रहे हैं, बट इन द ऑपोजिट केस ये आप दिखा सकते हैं। हाउ एवर, वेयर एज, ये सब टर्म्स जो है हम यूज़ कर सकते हैं अपने इस पैराग्राफ में। तो आई नो स्टूडेंट अभी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि मतलब ये सब कैसे हम क्या यूज़ करेंगे, लेकिन इसको अगर हम एक एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं तो बहुत अच्छे से समझ आएगा। देखिए स्टार्ट करते हैं, एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ। द ग्राफ गिवन शोज estimated sales of gold in Dubai in 2002. Write an analytical paragraph describing the line graph in around 150 words. अब देखिए ये आपके सामने
एक पैराग्राफ एक ग्राफ दे रखा है जिसमें कि बता रखा है दुबई में 2002 में कैसी सेल्स हुई थी मंथ वाइज। ओके, और ये जो साइड में आपका ग्राफ चल रहा है मतलब 0, 50 ये सब चीज़ें जो चल रही है 100, 150, 200, तो ये है हमारा मिलियंस ऑफ दिरहम्स। दिरहम इज़ अ करेंसी ऑफ दुबई। ओके, इतने मिलियंस दिरहम इन्होंने यूज़ किए हैं, खरीदा है गोल्ड। अब देखिए जनवरी में कहाँ खरीदा है ने 200 मिलियन तक खरीद लिया, फेब्रवरी में उससे भी ज़्यादा हाइक हो गया, और मार्च में तो ये अपने पीक लेवल पर पहुंच गया। सबसे ज़्यादा सेल्स जो थी मार्च में हुई थी गोल्ड की। एंड अप्रैल में फिर ये थोड़ा सा कम हुआ, फिर ये देखिए कैसे कम होता गया है। मई में कम हुआ, जून में कम हुआ, और जुलाई में बहुत ही कम होकर अगस्त में एकदम से हाइक कर गया। फिर ये सितंबर में लो हो गया, अक्टूबर में थोड़ा सा बढ़ा, नवंबर में भी इक्वल रहा, लेकिन दिसंबर में थोड़ी सी और हाइट हो गई, तो मतलब थोड़ा सा और ग्रो करने लग गया। सबसे पहली चीज़ हमें ग्राफ के बारे में लिखना होता है, तो उससे पहले हमें ग्राफ को एनालाइज करना होगा। हमें ग्राफ को एनालाइज करना है, हमें ग्राफ को सबसे पहले ग्राफ की स्टडी करनी आनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि ग्राफ को कैसे स्टडी करना है, कैसे पढ़ना है। तो हमें ये देखना है, जैसे नीचे दे रखे हैं जन टू दिसंबर सारे मंथ्स दे रखे हैं, और इधर जो है करेंसी दे रखी है, इतनी करेंसी इसमें सेल हुई है। तो ये हमें पढ़ना आना चाहिए ग्राफ को, तभी हम उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे, राइट। तो हमने यहाँ पर एनालाइज कर लिया है। अब देखिए कैसे हम स्टार्ट करेंगे। The line graph depicts the estimated sales of gold in Dubai for a period of 12 months in 2002 in millions of dirhams. देखिए ये सेम चीज़ आपके क्वेश्चन में दे रखी है। द ग्राफ गिवन शोज एस्टिमेटेड सेल्स ऑफ गोल्ड इन दुबई इन 2002। सेम चीज़ हमने जो है अपने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में लिख दिया है। इंट्रोडक्शन में क्या लिख दिया, द लाइन ग्राफ डेपिक्ट्स द एस्टिमेटेड सेल्स ऑफ गोल्ड इन दुबई फॉर अ पीरियड ऑफ, बस वहाँ पे 2002 दे रखा था, हमने क्या कर दिया 12 मंथ्स का दे रखा है, पूरे 1 ईयर का दे रखा है इन 2002, और यहाँ पे क्वेश्चन में दे ही रखा है मिलियंस इन ऑफ दिरहम्स, तो सेम चीज़ हमने यहाँ पर लिख दी मिलियंस ऑफ दिरहम्स, राइट। अब आ जाता है हमारा सेकेंड पैराग्राफ। तो फर्स्ट पैरा तो बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है आपको, जो क्वेश्चन में गिवन है वही लिख देना है, बट आगे आपको जो है एक फ्रेज ऐड कर देनी है, द लाइन ग्राफ डिपिक्ट्स, द टेबल शोज, द पाई चार्ट इलस्ट्रेट्स, जो भी आपको वर्ड आपको सही लगता है वो आपको आगे लिख के पूरा क्वेश्चन जो क्वेश्चन में जो लाइन दे रखी है वही आपको इसमें लिख देनी है। कम टू द सेकेंड पैरा। सेकेंड पैरा में हम स्टार्ट करेंगे अपना जनवरी से स्टार्ट करेंगे कि जनवरी में ये 200 पर था और कैसे कैसे हुआ। देखिए इन जनवरी 2002 द सेल्स स्टूड एट 200 मिलियन दिरहम्स, राइट, यही हमने अभी मैंने आपको बताया। अब इसके बाद देखिए लिखा हुआ है, अब ये मार्च में जब फेब में जो था ये 200 से थोड़ा ऊपर बढ़ गया, और मार्च में तो बहुत ही ज़्यादा चला गया, तो हम यही यहाँ पर लिखेंगे इट स्टेडली इंक्रीज थ्रू द नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ में ये थोड़ा सा बढ़ा एंड पीक्ड टू 350 मिलियन दिरहम्स इन थर्ड मंथ ऑफ द ईयर। और मैंने बताया थर्ड मंथ में तो ये पीक पे पहुंच गया था, देखिए दे रखा है इसमें पीक पे पहुंचा हुआ है, तो सेम चीज़ आपको यहाँ पर लिखनी है कि थर्ड मंथ में ये जो था पीक पर पहुंच गया, 350 मिलियन दिरहम्स पे पहुंच गया थर्ड मंथ ऑफ द ईयर। However, the gold sales started to plummeted over the next 3 months. अब देखिए नेक्स्ट 3 मंथ्स में क्या हुआ, नीचे गिरता गया, तो आप यही लिखेंगे कि एकदम से पीक पर तो पहुंच गया लेकिन फिर से वो नीचे जाने लग गया, तो प्लूमेटेड over the next 3 months and hit 110 million dirhams in the month of July. अब देखिए जुलाई में ये सबसे नीचे पहुंच गया था अभी तक का जितना था 110 मिलियन में, तो आप ये चीज़ें लिख के अपना बता देंगे। लेकिन अब देखिए जुलाई के बाद ये फिर से एक बार राइज कर गया, तो वही चीज़ हम यहाँ पर लिखेंगे। अब क्योंकि कॉन्टिन्यूसली 3 मंथ से नीचे जा रहा था और अनएक्सपेक्टेडली द सेल्स डबल इन अगस्त बिफोर कमिंग डाउन टू सेम लेवल एज इन जुलाई फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। अब देखिए एक बार फिर से नीचे हुआ था ये सितंबर में, लेकिन सितंबर में जितना जुलाई में था उतना ही लेवल आ गया, लेकिन एक बार उससे पहले वो अनएक्सपेक्टेडली फिर से हाइट कर गया था और जो है 200 मिलियन पर पहुंच गया था अगस्त में। वही चीज़ हमने यहाँ पर अपने पैराग्राफ में राइट कर दी है, क्लियर। अब इसके बाद आ जाता है फॉर द नेक्स्ट 2 months ऑफ द ईयर द गोल्ड सेल्स लेवल्ड ऑफ टू 180 मिलियन दिरहम एंड देन स्लाइटली इंक्रीज्ड इन दिसंबर।
अब नेक्स्ट 2 मंथ में तो देखिए ये 180 पे ही रहा, लेकिन दिसंबर में थोड़ा सा स्लाइटली इंक्रीज कर दिया, राइट। तो ये चीज़ हमने जो है अपने यहाँ पर सेकेंड पैरा में पूरा ग्राफ जो है एक्सप्लेन कर दिया। अब हमारा आ जाता है थर्ड पैरा, ओवरऑल द एस्टिमेटेड गोल्ड सेल्स फ्लक्चुएटेड इन 2002। तो हम बता रहे हैं कि एस्टिमेटेड जो गोल्ड सेल है फ्लक्चुएट होती रही है। द सेल्स वर द हाईएस्ट इन द मंथ ऑफ, हमने अब यहाँ पर हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, अपना कुछ रेशो नहीं लिखना है कितना हुआ क्या हुआ, बस सिंपल से लिख देना है। हाईएस्ट गया वो मार्च में गया, लोएस्ट गया वो जुलाई और सितंबर में गया था। सेल्स एट द एंड ऑफ द ईयर वर ऑलमोस्ट द सेम एज दे वर इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। अब देखिए स्टार्टिंग में जो हमारा 200 के आसपास था, उसी के आसपास जो है नवंबर दिसंबर में ऑलमोस्ट था। तो वही कह रहे हैं कि जहाँ से शुरू हुआ था ना, वहीं लास्ट में जाकर वहीं पर ही वो उतने से ही ऑलमोस्ट वो शुरू हो गया था, और यहाँ पे आपका जो है पैरा ख़त्म हो जाएगा। तो देखा आपने कितना इजी है एक पैराग्राफ को एक्सप्लेन करना, चार्ट को एक्सप्लेन करना पैराग्राफ में। फर्स्ट आपका जो इंट्रोडक्टरी पैरा है वो आपके क्वेश्चन में गिवन होगा। सेकंड जो जो पॉइंट्स जहाँ जहाँ दे रखे हैं, बस आपको उनके आगे पीछे फ्रेजेस लगा के उनको लाइनों में कन्वर्ट कर देना। दैट्स इट, वेरी इजी। एंड द थर्ड पैरा इज अगेन आपको नटशेल बताना है कि नटशेल में क्या क्या हुआ। कंक्लूजन आपने क्या क्या बता दिया, आपने बता दिया मार्च में हाईएस्ट पे था, और जुलाई मंथ और सितंबर में बिल्कुल लोएस्ट पे आ गया, और एंड में आते आते तो बिल्कुल ये जैसे स्टार्ट हुआ था वहीं पर ही पहुँच गया। सो दिस वॉज योर एनालिटिकल पैराग्राफ. I hope you all must have understood, and still if you have any doubt, any confusion, please ask me in the comment. Thanks for watching it.